तो ऑडिट के अलग अलग टाइप्स क्या है? ठीक है, तो लोग ने अलग अलग वे से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो पहला है स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन में पहला आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, स्टैट्यूट यानी कि एक्ट, जो एक्ट बोलेगा वो ऑडिट। ठीक है, तो इस पे पॉइंट नंबर 1 में देखो, कंपनीज एक्ट 2013 का दिया है। ठीक है, उसके बाद में सीएजी का दिया है, देखो पॉइंट नंबर 2 में, ये गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट जो सीएजी करवाता है। ठीक है, उसके बाद में ये IRDAI, आरबीआई, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, आरबीआई बैंक्स के लिए, वो लोग ऑडिट करवाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, वो एक्ट के अंदर ऑडिट होता है। तो ऐसे ऑडिट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर होता है, वॉलंटरी नहीं, कंपल्सरी, मैंडेटरी। ठीक है, एडवांटेज, कोई भी ऑडिट हो, कॉमन एडवांटेज लिख के आए ऑनवर्ड्स में। ठीक है, तो अकाउंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, फ्रॉड्स एरर्स डिटेक्ट होगा, क्या सेम सेम पॉइंट्स बार बार लिख के आना। ठीक है, तो देखो दोनों को बहुत सारे पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें से 4 से 5 पॉइंट इजी इजी जो है वो याद कर लेने का, कोई भी क्वेश्चन आए वो ही लिख के आए। ठीक है, पहला शेयर होल्डर्स के लिए एक कंफर्मेशन, ठीक है, कि सब कुछ बराबर है। टाइमली टैक्स असेसमेंट, ये भी एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों को इजीली याद रखोगे। उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स, ये एक तुम लोग को याद रहेगा। लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, याद रहेगा तुम लोग को। उसके बाद में फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना, असिस्टेंस वर्ड कट करके लोन लिख दो। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, ये लोग से लोन लेने के टाइम पे तुम लोग को लगेगा। क्या? हाँ, फाइनेंशियल लोन्स, फाइनेंशियल वर्ड भी निकाल दिया, फॉर गेटिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल तो हर जगह पे लिख के आना ही है। ठीक है, तो टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप इन दी कंपनी, चेकिंग द इंटीग्रिटी, एम्प्लॉयज कितने ईमानदार है, मैनेजमेंट कितने ईमानदार है, वो चेक करना है। उसके बाद में एक एम्प्लॉयज का वेजेस का लिख के आना, पॉइंट नंबर 12 में देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। बाद में ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड लास्ट पॉइंट में, इजी इजी पॉइंट्स पे बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें से जितना तुम लोग को याद रहेगा 5 से 6 पॉइंट दिमाग में बिठा लेने का और वो लिख के आने का। देखो इंश्योरेंस क्लेम कभी पहले भी आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। नॉन स्टैट्यूटरी यानी कि जो एक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, इसे अपन बोल सकते हैं वॉलंटरी ऑडिट। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी को अपन बोल पाएंगे वॉलंटरी ऑडिट। तो वॉलंटरी ऑडिट यानी कि अपन अपने मर्जी से करवाते हैं। ठीक है, इस पे कौन कौन सा ऑडिट कवर हो गए, तो उस पे तुम लोग को दिया हुआ है सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट, देखो 4th लाइन में, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट, जैसे क्लब, एसोसिएशन, हॉस्पिटल्स, ये सब का ऑडिट। ठीक है, जिसको कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए एडवांटेज क्या है, तो पहला रिमूविंग वीकनेसेस, पॉइंट नंबर 1 में, अगर कंपनी के वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है तो ऑडिटर उसको, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि ये एरिया वीक है। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टैक्स असेसमेंट ये पहले भी आया, एम्प्लॉइज मोरल चेक, ठीक है, ऑब्टेनिंग फंड्स यानी कि लोन्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स कोर्ट कोर्ट वगैरह में, ठीक है, एविडेंस के हिसाब से।
ये सोल प्रोप्राइटर का था, ये पॉइंट पार्टनरशिप भी लिख के आने का, एक नया पॉइंट ऐड करने का, टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स का डिस्प्यूट। ठीक है, तो टाइम पास है ये। डिस्टिंग्विश दिया स्टैट्यूटरी है नॉन स्टैट्यूटरी। पहला है लीगल कंपल्शन, स्टैट्यूटरी कंपल्सरी है, नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कंपल्सरी है। स्कोप, स्टैट्यूटरी का स्कोप डिसाइड करेगा एक्ट, और नॉन स्टैट्यूटरी का स्कोप डिसाइड करेगा एम्प्लॉइंग अथॉरिटी, जो ऑडिट करवा रहा है वो खुद डिसाइड करेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, स्टैट्यूटरी में सीए, नॉन स्टैट्यूटरी में एनी पर्सन जो मैनेजमेंट को फेल होता है, कॉम्पिटेंट है वो। ठीक है, पावर्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ये स्टैट्यूटरी पावर्स है जो लोग को दिया गया है, तो लोग सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पे वो लोग को जितना ऑडिट करना है बस उतना ही चेक करने का, बाकी का डॉक्यूमेंट मांगने का नहीं। यानी कि अगर सपोज कैश बुक को ऑडिट करने को बोला तो लोग को असेट वगैरह का डॉक्यूमेंट मांगने का नहीं, जितना कैश आया गया उतना ही डॉक्यूमेंट चेक करने। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस, स्टैट्यूटरी ऑडिट में इंडिपेंडेंस कंपलसरी है। नॉन स्टैट्यूटरी में इवन एम्प्लॉइज से भी अपन ऑडिट करवा सकते। ठीक है, कंपनी में ऑलरेडी एक सीए काम कर रहा है, उसको बोला कि ये चेक करके आ, जा स्टॉक चेक करके आ। ठीक है, तो उससे करवा सकते हैं। ऑडिटर्स लायबिलिटी, यहाँ पे ऑडिटर थर्ड पार्टीज को लायबिलिटी है, लायबल है। ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो इंटरनल चेकिंग है। पॉइंट समझा? नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करना कंपलसरी है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी के वेबसाइट वगैरह पे आएगा, ये कहीं पे भी पब्लिश नहीं होता है, सिर्फ मैनेजमेंट को दे देने का, वो लोग फाड़ के फेंक देंगे तो भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये कहीं पे भी पब्लिश नहीं होता है। ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का? तो पहला है इंटरनल ऑडिट, ये पूरा चैप्टर है डिटेल में, तो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा इसमें अभी नहीं जाएगा। इंटरनल ऑडिट, ये कंपनी खुद या तो अपने एम्प्लॉइज से या तो आउटसाइडर से वो लोग ऑडिट करवाएंगे, और ये कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसा नहीं कि 15 दिन आके वो ऑडिट करके चला जाए, ये थ्रू आउट द ईयर ऑडिट चलते ही रहेगा। ठीक है, तो एक इंटरनल ऑडिट करके डिपार्टमेंट फॉर्म होता है कंपनी में, उस पे स्टाफ्स रहते हैं कि जो अकाउंट्स का काम नहीं करते। इंडिपेंडेंस रखना चाहिए ना, तो इंटरनल ऑडिट, जो ऑडिट के स्टाफ है ना वो सिर्फ ऑडिट करेंगे, वो लोग एंट्री पास नहीं करेंगे। वरना जैसे मैंने बोला कि अपने को अपने आप में कभी एरर नहीं मिलता, समझा? तो अकाउंट्स वाला टीम अकाउंट्स लिखेगा, और ऑडिट वाला टीम पूरा दिन बैठ के सिर्फ ऑडिट ही करेगा। तो बैंक्स में इंटरनल ऑडिट वगैरह कंपलसरी है। बैंक पे इंटरनल ऑडिट को बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट, नाम चेंज है बाकी है वो इंटरनल ऑडिट ही। ठीक है, तो वहां पे कंटिन्यू बैंक पे जो भी डेली काम होता है उसको डेली के डेली ऑडिट किया जाता है। तो सीए फर्म्स को नॉर्मली लोग अपॉइंट करते हैं, सीए फर्म के बंदे लोग वहां पे कंटिन्यू, जैसे नॉर्मल स्टाफ है बैंक का वैसे स्टाफ के हिसाब से लोग आते हैं, जो भी एंट्रीज एक दिन में पास हुआ वो आज के आज ही चेक कर। क्योंकि बैंक में वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि अगर तूने एक दिन अगर काम नहीं किया तो वो बैकलॉग इतना बड़ा क्रिएट होगा कि तुम बाद में कभी चेक कर ही नहीं पाओ, और बैंक का काम रुका के अपन चेक नहीं कर सकते। तो बैंक का काम कंटिन्यू चालू रहेगा और उसके साथ साथ ऑडिट कंटिन्यू रखो। पता चला? तो वैसे ऑडिट को बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, और उसको बैंक पे बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है, कॉन्करेंट और कंटिन्यूस ऑडिट, ऐसे तीन नाम है, इंटरनल, कॉन्करेंट, कंटिन्यूस, तीनों एक ही है। पॉइंट समझा? ठीक है, तो इस पे ऑडिटर कौन रहेगा? पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, दूसरा, ऑडिटर में बी अ सीए और अदर देन सीए, सेमी क्वालिफाइड सीए भी रहता है, सीए में भी रह सकता है, सीएस भी रह सकता है। ठीक है, ऑडिट कैसे करेगा? तो कंटिन्यूस बेसिस पे, डेली बेसिस पे करेगा। ठीक है, रिपोर्ट किसको देगा? मैनेजमेंट को देगा। वो रिपोर्ट शेयर होल्डर को देना है क्या? नहीं देना है, क्योंकि वो इंटरनल वर्किंग। ठीक है, क्यों किया जाता है? तो टाइमली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम, इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके लिए अपन कंटिन्यूस ऑडिट करते रहते हैं ताकि कंटिन्यूसली बिजनेस को, वर्किंग को इंप्रूव करते रहे। हाँ, समझ में? इंडिपेंडेंस कंपलसरी है क्या? तो यस कंपलसरी है, लेकिन टू द एक्सटेंट पॉसिबल वो इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉई भी ऑडिट कर सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों को बाहर का ही बंदा चाहिए, तो ना कंपनी का जो एम्प्लॉई है उसके पास भी ऑडिट करवा सकते हो। तो जो कंपनी बड़ी है वो लोग खुद का इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे, वहां पे स्टाफ अपॉइंट करेंगे जो पूरा दिन बैठ के ऑडिट ही करते रहे।
पॉइंट समझा? ठीक है, इसे इन डेप्थ ऑडिट करके भी बोलते हैं। क्लियर? तो तुम लोग वहां पे साइड में नाम वगैरह लिख के रखो, मैं नाम बताता हूँ वो। इंटरनल ऑडिट स्लैश कॉन्करेंट ऑडिट स्लैश कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। इन डेप्थ ऑडिट, ठीक है। शॉर्ट में लिख के रखो, आउटसाइड एजेंसी से भी करवा सकते हो, इंटरनल स्टाफ से भी करवा सकते हो। कंपलसरी है क्या? तो मेजर एंटिटीज को कंपलसरी नहीं है, कुछ एंटिटीज को कंपलसरी है। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर उन्हें स्लैब्स दिया है, जो भी एंटिटी का नेटवर्क, टर्नओवर, लोन वो स्लैब से बढ़ गया, उसको इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो ऑप्शनल नहीं रहता है। बैंक्स को इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। जो बाकी कंपनीज है जो स्लैब में कवर नहीं हो रही है, वो लोग के लिए ऑप्शनल। समझ में आया? उसमें देखो, सेकेंड पैराग्राफ में अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज करके एक वर्ड यूज किया है, मिला? सेकेंड लास्ट लाइन। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। ये तुम लोग का स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो एक आएगा इंटरनल और एक आएगा स्टैट्यूटरी, ऐसे दो टाइप है। समझा? नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी वाइज ऑडिट का कौन सा टाइप है? तो एक आएगा पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट, ये तुम लोग का स्टैट्यूटरी ऑडिट है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑडिटर आएगा और पूरे साल का इंटरेस्ट चेक करके जाएगा, कंटिन्यूस नहीं आएगा। समझा? यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट। और दूसरा है इंटरनल ऑडिट, जैसे यहाँ पे इंटरिम ऑडिट बोला है, सॉरी नीचे है कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट यानी कि इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट यानी क्या होता है? तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर पूरा साल कंटिन्यू ऑडिट नहीं करवाना है, तो लोग बीच बीच में ऑडिटर को बुलाते हैं और बीच बीच में ऑडिट करवाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑडिट अगर करवाना है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा साल एक स्टाफ अपॉइंट करो जो पूरा साल बैठ के सिर्फ स्टॉक ऑडिट ही करते बैठे। तो उस पर अपन क्या करेंगे, ऑडिटर को एक अपॉइंट करेंगे और उसको बोलेंगे कि साल में 4 बार तो आना, हर 3-3 महीने में एक बार, और स्टॉक ऑडिट करके जाना। समझा? तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट का बीच का पार्ट है। इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर रहता है और स्टैट्यूटरी सिर्फ साल में एक ही बार होता है। तो दोनों के बीच का जो पार्ट है वो आएगा इंटरिम ऑडिट। समझ में आया? सभी में मेन जो कंटेंट है वो थोड़ा सा याद करने का, बाकी का अपने ऑनवर्ड्स में लिख के आने का, जो जनरल ऑडिट का पॉइंट्स है वो सब लिख के आने का। इंटरनल कंट्रोल को पावरफुल बनाने का, एम्प्लॉयज के ऊपर मोरल चेक रहना चाहिए, एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स कॉमन लिख के आने का, हर किसी में वही है। आगे देखो, तुम लोगों को कंटिन्यूस ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट का डिस्टिंग्विश दिया है। मिला? डिस्टिंग्विश प्रॉपरली रीड करके जाने का, डिस्टिंग्विश को ही पॉइंट निकाल दिया तो दोनों का शॉर्ट नोट हो जाएगा। बराबर, पॉइंट वाइज नहीं लिखा तो शॉर्ट नोट हो जाएगा। तो
वो भी पूछा कंटिन्यूस ऑडिट का शॉर्ट नोट लिखो, तो यही लिख के आने, डिस्टिंग्विश पे जो सीखा, ठीक है, सिर्फ पॉइंट वाइज नंबर वाइज लिख के छोड़ देने का। चलो, पहला है टाइमिंग। कंटिन्यूस ऑडिट थ्रू आउट द ईयर होगा, पीरियोडिक ऑडिट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होगा। दूसरा है कॉस्ट। कंटिन्यूस ऑडिट थ्रू आउट द ईयर है तो ज्यादा कॉस्टली रहेगा। पीरियोडिक ऑडिट हम लोग साल में 3 बार 4 बार ऐसे करवाते हो तो लेस कॉस्टली रहेगा। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, कंटिन्यूस में चांसेस ज्यादा है, इस पे ज्यादा चांस नहीं है, ठीक है। स्कोप, स्कोप क्या रहेगा, तो जितना मैनेजमेंट ने बोला है उतना थ्रू आउट द ईयर चेक करते रहना, ठीक है। जबकि इसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप रहेगा, स्टॉक तो सिर्फ स्टॉक चेक करके निकल जाओ, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, इंटरनल जो अकाउंट्स, इंटरिम अकाउंट्स जो बनेगा, यानी कि क्वार्टरली अकाउंट्स वगैरह बनेगा, उस पर कंटिन्यूस ऑडिट काम करेगा, ये ज्यादा हेल्प नहीं करेगा पीरियोडिक ऑडिट, ठीक है। क्योंकि अगर कंटिन्यू ऑडिट हो रहा है तो फाइनल जो ऑडिटर है वो भी ट्रस्ट रखेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट हो रहा है तो मैं ज्यादा चेक नहीं करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक बंदा कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर चेकिंग कर ही रहा है। तो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए मेन ऑडिटर को कम टाइम लगे, ठीक है। मोनोटोनी ऑफ ऑडिट स्टाफ, यानी कि यहाँ पे ऑडिट स्टाफ जो है वो एक स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट के लिए बस स्टाफ अपॉइंट करेगा जो सिर्फ ऑडिट का ही काम करे। यानी कि ऐसे अपन नहीं करना चाहिए ऑन पेपर कि अगर सपोज आज फॉर एग्जांपल एक डेटर्स का टीम वाला बंदा है वो छुट्टी पे, तो इंटरनल ऑडिट को बोला कि जा आज इसका काम संभाले तू, वैसे नहीं करने का। अगर वैसे किया तो इंटरनल ऑडिट का पर्पज ही सॉल्व नहीं। अगर वो खुद एंट्री पास कर रहा है तो गया काम से, तो वो बराबर से काम नहीं करेगा। इंटरनल ऑडिट बोला तो वो ऑडिट का ही काम करेगा, चाहे अकाउंट्स का बंदा छुट्टी पे तो भी वो ऑडिट का ही काम करेगा। हाँ समझ में। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा ऑडिट वगैरह करना है तो अपने अकाउंट्स का रेगुलर बंदा रहेगा उसको भी बोलो जा अब ये भी ऑडिट करके आ, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ क्लाइंट स्टाफ, यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव होता है क्योंकि कंटिन्यू कोई बंदा ऑडिट करने वाला है तो जो एम्प्लॉइज वो डर डर के काम करते हैं कि नहीं अगर अपन कुछ गलत काम करेंगे तो इंटरनल ऑडिटर पकड़े, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे वो बीच बीच पे आता है, तो जब ये आने वाला रहेगा तब ये लोग अच्छे से काम करेंगे। एक बार आके गया बाद में अपन है मस्ती। नेक्स्ट, कॉल्यूशन। कॉल्यूशन यानी कि ये खुद ही स्टाफ वालों से मिलके फ्रॉड कर। अब इंटरनल ऑडिटर कंटिन्यू दिन रात वो लोग के स्टाफ के साथ ही बैठता है, लंच ब्रेक में साथ में टिफिन खाते हैं तो दोस्त हो जाते हैं। तो अकाउंटेंट बोलेगा चलो अपन मिलके फ्रॉड करते हैं तो रिपोर्ट मत कर, ठीक है। तो वो हो सकता है, लेकिन ये जो बंदा है जो दूसरा है वो 3 महीने में 4 महीने में एक बार आता है, तो वो क्या वो दोस्ती करेगा, क्या फ्रॉड करेगा। एक बार वो आता है 2-3 दिन काम करके निकल जाता है, बाद में 4 महीने के बाद आएगा, ठीक है। तो वहां पे कॉल्यूशन का चांसेस कम है, जबकि यहाँ पे कॉल्यूशन पॉसिबल है। समझ में आया ना कॉल्यूशन का मीनिंग। मोरल प्रेशर, यहाँ पे ऑडिट स्टाफ अगर रहेगा इंटरनल ऑडिट तो मोरल कंटिन्यू एम्प्लॉइज का बना हुआ रहेगा कि कंटिन्यू हमारा जो काम है वो डेली बेसिस पे चेक हो रहा है। लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ सिखा रहा हूँ लेकिन प्रसाद सर कंटिन्यू मेरे पे वॉच करते हैं, तो एक लिमिट तक मैं देखते रहूंगा, बाद में मैं बोर हो जाऊंगा ना तो बाद में मैं झगड़ा स्टार्ट करूँ कि आप ही आके सिखाओ ना, आपको अगर इतना ही चेक करना है तो मुझे क्यों बिठाए। पॉइंट समझा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉइज थक जाते हैं, कंटिन्यू तो काम कर रहे हैं, एक तो काम कर करके थक रहे हैं, बाद में ऑडिटर आके भी सवाल पूछता है वही काम वापस अभी बताओ, ठीक है। तो इसके लोग पक जाते हैं, तो इसके लिए ऑडिट वालों से ये लोग का झगड़ा होता है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जनरली होता ही है। और वहां पे मोरल प्रेशर वगैरह कम रहता है क्योंकि वो 4 महीने में एक बार आता है, तो क्या वो 4 महीने में वो ऊपर ऊपर से चेक करेगा, पूरा थोड़ी चेक करने वाला है। तो फ्रॉड वगैरह किया ना तो कोई भी वैसा तो छुपाने को ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी। लार्ज कंपनीज को ये एप्लीकेबल है और ये स्मॉल कंपनीज को ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। रिपोर्ट किसको देगा, तो ये टाइम टू टाइम रिपोर्ट बना के देगा मैनेजमेंट को, और ये रिपोर्ट बना के जब भी वो आएगा पीरियोडिकल तब भी वो रिपोर्ट बनाएगा और तभी वो जाके मैनेजमेंट को देगा। जबकि इसको कंटिन्यूस रिपोर्ट देना है मैनेजमेंट, इवन डेली रिपोर्ट भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट।
अब ये इसका स्टोरी ऐसा है कि कंपनीज साल का अकाउंट्स बनाते हैं, एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, और एनुअल अकाउंट्स बनाने के बाद में साल में एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। सेबी ये बोलता है कि हर 3 महीने में जो लिस्टेड कंपनीज है वो लोग अपना अकाउंट्स फाइनलाइज करके न्यूज़पेपर में पब्लिश कर। ठीक है। कभी प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी को 3 महीने का अकाउंट्स बनाने का, और वो टाइम लिमिट दिया हुआ है। टाइम लिमिट कैसे कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं तो लिखा हुआ रहेगा, देखो 45 डेज, देखो 4th लाइन में। मिला, विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में एनुअल अकाउंट से बनता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर के लिए 45 डेज के अंदर अकाउंट्स को पब्लिश करना कंपलसरी। अभी देखो अकाउंट्स के टीम के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा। अप्रैल मई जून 3 महीना खत्म हुआ, 23 जून लास्ट डेट है क्वार्टर का। 30 जून से 45 डेज यानी कि 1.5 महीना। ठीक है, तो 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त से पहले वो रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाना है, ऑडिट करवाना है, और उसको बाद में न्यूज़पेपर में पब्लिश कर। ठीक है, तो पहले अकाउंट्स बनाना पड़ेगा क्वार्टरली 3 महीने का। वो अकाउंट्स बनाने के लिए भी पूरा कंपनीज एक्ट का पूरा फॉर्मेलिटीज एप्लीकेबल है, यानी शेड्यूल 3 वगैरह में बनता है। तो वो पूरा फाइनल अकाउंट बना। वो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए पहले वो लोग को स्टॉक वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली अकाउंट्स है। स्टॉक तो लिखना पड़ेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, दो इफेक्ट आएगा। फाइनल अकाउंट ही है पूरा, तो लोग को हर एड्रेस पे ढूंढना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह। ठीक है, वो सब चीज का वो लोग बुक्स पे इफेक्ट देंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट बनने के बाद में बोर्ड मीटिंग होगा। बोर्ड मीटिंग में उसको वो लोग अप्रूवल दे क्वार्टरली अकाउंट्स को। बाद में ऑडिटर आएगा, वो ऑडिट करेगा। वो ऑडिट करने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट देगा। ठीक है, और उसके बाद में तो लोग सेबी को वो पब्लिश करोगे। उसके बाद में न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, और ये सब कुछ होना चाहिए 45 डेज के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए ऑडिटर को पूरा टाइम मिलता ही नहीं है कि वो लोग पूरा प्रॉपर चेक करके रिपोर्ट दें। तो वैसे केस में ये लोग ने लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट निकाला। तो सेबी ये बोलता है कि जो मेन मेन आइटम्स है फाइनल अकाउंट का, उसका तुम लोग चेकिंग करो। उसका लिस्ट दिया हुआ है कि मेन मेन आइटम्स क्या है, वो तुम लोग चेक करो। उतने मैटर्स के ऊपर सिर्फ रिपोर्ट दे दो, पूरा ऑडिट नहीं हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, और उसको तुम लोग को पब्लिश कर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, स्कोप वाइज क्लासिफिकेशन। ये वापस टाइम पास का पॉइंट है। कंप्लीट ऑडिट यानी कि स्टैट्यूटरी, पार्शियल ऑडिट और डिटेल्ड ऑडिट। कंप्लीट और डिटेल में क्या डिफरेंस है? डिटेल्ड बोला ना, तो वो थ्रू आउट द ईयर ऑडिट चले, यानी कि कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। समझा? इन डेप्थ ऑडिट। पता चला? पार्शियल में से बीच बीच को आके चेक करेगा, लेकिन कंटिन्यू 365 डेज का चेकिंग नहीं हो। बराबर। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर वाइज क्लासिफिकेशन। इसमें आएगा कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट अपने को डिटेल में पूरा आगे चैप्टर है। ठीक है, तो उस पर ऑडिटर कौन रहेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कितने टाइम तक ऑडिट करना है, ये सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट से लेकर सब कुछ डिटेल में है। तो अभी सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट में जो क्वालिफाइड बंदा है वो ये ऑडिट करेगा। कंपनीज एक्ट होता है वो दोनों को ऑडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, ये मैनेजमेंट खुद ऑडिट कराएगी एक इंडिपेंडेंट बंदे से कि आप लोग हम लोग को बताओ कि हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट होगा। एक आएगा एक आएगा ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट यानी कि कंपनी यहाँ पे एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगी जो नॉन फाइनेंशियल भी रह सकता है, एक टेक्निकल बंदे को अपॉइंट करेगी, और उसको बोलेगी कि आप ऑडिट करो और हम लोग को बताओ कि बिजनेस ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट कहाँ पे पॉसिबल। ठीक है, अब ऑपरेशन यानी क्या? तो जैसे हमने ओएम सब्जेक्ट पूरा सीखा, वो ऑपरेशन है। ठीक है, तो उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर सीखा। तो मैंने तुम लोग को अमूल का मैंने किस्सा बताया था कि उसका एक फैक्ट्री गुजरात में, एक महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अगर सप्लाई करने के लिए गुजरात के फैक्ट्री से आएगा, तो महाराष्ट्र का फैक्ट्री क्या करेगा? तो नियरेस्ट महाराष्ट्र का फैक्ट्री है, तो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, गुजरात का गुजरात में। लेकिन अगर एमपी में सप्लाई करना है तो गुजरात नजदीक पड़ेगा, गोवा में सप्लाई करना है महाराष्ट्र नजदीक पड़ेगा। समझ में आया?
तो ये बिजनेस ऑपरेशन को कैसे इंप्रूव करे, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे करे, कहाँ पे प्लांट सेटअप करे, ये सब एरियाज को जब इंप्रूव करना है तभी ऑपरेशनल ऑडिट वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। टैक्स ऑडिट नेक्स्ट। अब ये तो तुमने पूरा डिटेल में इनकम टैक्स पे सीखा है, 44AB सेक्शन, ठीक है, बिजनेस में। नेक्स्ट आएगा सोशल ऑडिट। ये हमने पहले भी कवर किया। सोशल ऑडिट में एनवायरमेंट, बाद में शेयर होल्डर्स का रिटर्न्स वगैरह, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, एम्प्लॉयज का प्रॉपर रिटर्न्स, एम्प्लॉयज का हाइजेनिक, CSR, ये सब पॉइंट दोनों को कवर करना है। नेक्स्ट आएगा प्रोपराइटी ऑडिट। प्रोपराइटी ऑडिट ये स्पेशली होता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट कंपनीज। तो पैसा लोगों का है, एक ऑफिसर को अथॉरिटी दे दिया कि तू सैंक्शन कर, और ये बिंदास होकर सैंक्शन किए जा रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, दोस्त को, रिलेटिव्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहा है, उसमें लोगों का पैसा डूब रहा है तो भी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो वैसे टाइम पे प्रोपराइटी ऑडिट करवा जाए। तो प्रोपराइटी ऑडिट यानी कि जो लोगों का पैसा है उसका सेफगार्डिंग हो रहा है कि नहीं, जो पर्पस के लिए फंड दिया है वही पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है ना, कोई पर्सनल बेनिफिट तो दिया नहीं जा रहा है ना, ये सब चीज अपने को चेक करना, प्रोपराइटी ऑडिट, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट ये इन्वेस्टिगेशन में होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ मर्डर वगैरह हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे मर्डर वाले साइड पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाता है, CID का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वगैरह रहता है, तो वो लोग जाते हैं, और वो लोग के पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स रहते हैं कि जहाँ पे वो लोग एविडेंस कलेक्ट करने को ट्राई करते हैं। तो वो लोग के पास कुछ केमिकल्स रहते हैं, वो लोग वो मारते हैं केमिकल्स सब जगह पे, और लाइट लगाते हैं, तो लाइट में वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिखाई देता है, बाल वगैरह गिरा हुआ है तो उससे DNA का रिपोर्ट निकालते हैं कि जो मर्डर है उसका बाल है क्या, स्किन का कुछ पार्ट आया, ब्लड मिला, तो वो लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो सब फॉरेंसिक है, नॉर्मल पुलिस वो नहीं कर सकती। तो वैसे ऑडिट में भी एक फॉरेंसिक ऑडिटर है। ये फॉरेंसिक ऑडिटर स्पेशली जहाँ पे फ्रॉड वगैरह हुआ रहता है ना, वहां पे ये लोग को बुलाया जाता है और वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो बुक्स में एंट्रीज कैसे घुमाया ये लोग ने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ झोल मारा, ठीक है, ये सब चीजों का लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर टैली तो लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करें, तो उन्होंने एक एंट्री पास किया कि फॉर एग्जांपल कैश सेल्स, ठीक है, तो एंट्री उन्होंने पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री को सेव किया। जैसे ही सेव करोगे ना, ये कैश बुक में अपडेट होगा, यानी कि कैश बैलेंस बढ़ेगा, और सेल्स डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो सॉफ्टवेयर खुद ही दो इफेक्ट है। अब किसी ने क्या किया, सॉफ्टवेयर का कोडिंग ही चेंज कर, कोडिंग चेंज मार, ठीक है, टेक्निकल बंदा है, IT का बंदा है, तो एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री सेव भी हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है लेकिन कैश बढ़ ही नहीं रहा है, कैश निकाल लिया, कैश बुक अपडेट ही नहीं हुआ। अब ये एरर या फ्रॉड नॉर्मल ऑर्डर तो मिलेगा ही नहीं, बैलेंस दिखेगा 20,000, ठीक है, जबकि एक्चुअली बैलेंस सपोज 2 लाख रुपए, 1,80,000 ऑनर उठा के लेके गया, ऑडिटर बोलेगा बैलेंस शीट बताओ, वहां पे 20,000 दिख रहा है, समझा। तो अगर कोडिंग वगैरह चेंज मारा तो वो टाइम पे वो नहीं पता चलता। तो वैसे टाइम पे फॉरेंसिक ऑडिटर आता है, वो अपना एक सॉफ्टवेयर रहता है, सीसा डीसा करके कोर्सेज है इंटरनेशनल लेवल के, CA इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट दोनों के पास वो कोर्सेज अवेलेबल है। तुम लोग CA में बनने के बाद अगर खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम लोग को भी सीसा डीसा करना पड़ेगा। अगर तुम लोग को स्पेसिफिक ऑडिट, बड़े कंपनीज का ऑडिट वगैरह करना है, तो सीसा डीसा के बिना वो लोग तुम लोग को ऑडिट नहीं देते, तो तुम लोग को वो एक अलग से एग्जाम आता है उसका, वो एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम देने के हमें सीसा डीसा का कोर्स डिग्री मिलता है। वो डिग्री मिलने के बाद में वो सीसा डीसा में तुम लोग को एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, वो सॉफ्टवेयर तुम लोग लैपटॉप को या सिस्टम को अटैच करोगे, तुम लोग अपने सॉफ्टवेयर में एंट्रीज पास करोगे, और वो एंट्री का इफेक्ट वो सीसा डीसा सॉफ्टवेयर वो खुद चेक करेगा कि बराबर जगह पे जा रहा है क्या। अगर वो नहीं जाएगा तो वो एरर रिपोर्ट देगा। पॉइंट समझा। तो वो अपने को नहीं समझेगा, वो सॉफ्टवेयर खुद कोडिंग चेक करता है कि कोडिंग किसी ने मैनिपुलेट किया है। जैसे अपना फिंगरप्रिंट रह जाता है, वैसे कोडर का फिंगरप्रिंट सॉफ्टवेयर में रह जाए, समझा। तो सीसा डीसा चेक करता है कि ओरिजिनल कोडिंग क्या था,
उस पर कौन कौन से एंट्रीज मैनिपुलेट हुए, वो कभी हुए, किसने किए, क्या क्या डिलीट किया, वो सॉफ्टवेयर खुद सब चेक करे। कौन समझा? ठीक है, तो सब फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह में होता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑडिट, नाम से समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस चेक करना है। तो प्रोपराइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट सिमिलर ही हो गए। लोगों का पैसा राइट जगह पे जाना चाहिए, तो परफॉर्मेंस, लोग काम कर रहे तो प्रॉपर वे से काम होना चाहिए। ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट, लीगल कंप्लायंसेस चेक करने के, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो किया क्या, शेयर इश्यू किया तो आरओसी को रिटर्न फाइल किया क्या, सेबी का रिटर्न फाइल किया क्या, स्टॉक मार्केट का रिटर्न फाइल किया क्या। ठीक है, वो सब चीज वो लोग चेक करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये सब वॉलेंटरी है, सेक्रेटरियल कंपलसरी है, ह्यूमन रिसोर्स वॉलेंटरी है, परफॉर्मेंस वॉलेंटरी, फॉरेंसिक कंपलसरी है जब ये फ्रॉड होगा तभी, प्रोपराइटी वॉलेंटरी, सोशल वॉलेंटरी, टैक्स ऑडिट जो लिमिट क्रॉस करेगा उसके लिए कंपलसरी। ठीक है, ऑपरेशनल वॉलेंटरी, मैनेजमेंट वॉलेंटरी, कॉस्ट ऑडिट जो लिमिट में कवर होगा उसके लिए कंपलसरी। समझा? चलो, तो ये एचआर का ऑडिट, एचआर एम्प्लॉइज कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, वो लोग के इम्प्रूवमेंट के लिए कंपनी क्या काम कर रहा है, वो लोग के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, वो लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये सब ऑडिट में कवर हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इसको आईटी ऑडिट करके भी बोलते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट और ये ऑडिट सिमिलर है, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट जब भी फ्रॉड होता है तब भी आता है, ये जनरल भी आता है। ठीक है, तो अपन सॉफ्टवेयर का ऑडिट करवाते हैं कि सॉफ्टवेयर बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, कोडिंग वगैरह बराबर से काम कर रहा है कि। ठीक है, हैकर्स वगैरह तो नहीं है ना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने इसको मेल भेजा, ठीक है, तो सर्वर से, मेरे सर्वर से मेल जाएगा, मेरा कंपनी है, इसका कंपनी है, तो मेरे सर्वर से मेल गया और इसका सर्वर मेल रिसीव करेगा, लेकिन बीच में किसी ने, हैकर ने हैक डाल दिया, तो वो ईमेल डाइवर्ट होता है, किसी और को भी जाता है, तो वो कैसे समझेगा? समझा? तो ऐसे हैकर्स वगैरह से बचने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह का ऑडिट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, नाम ही है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन बहुत कॉस्टली है। अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर किसी और को पता चल रहा है तो उसका बहुत बड़ा मिसयूज करे, तो इसके लिए हम लोग हमारा इंफॉर्मेशन एक लॉकर में लॉक करके रखते हैं। वो लॉकर यानी क्या? अपना सर्वर, वो सर्वर पे डेटा सेव्ड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ और मैंने वो एक्सेल को सेव किया, तो मेरे डेस्कटॉप पे सेव नहीं होना चाहिए, वो सर्वर पे सेव होना चाहिए। पॉइंट समझा? तो वो एक्सेस मुझे तभी मिलेगा जब भी मैं सर्वर को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तभी मैं क्या करूंगा, मैं इंटरनेट कनेक्ट किया, अब डेटा कहाँ पे है? तो सर्वर पे। ठीक है, तो मैं पहले लॉग इन करूंगा, मैं जैसे लॉग इन करूंगा ना, मुझे एंट्री मिलेगा सर्वर पे, वो सर्वर का लॉक है, तो मैंने जो पासवर्ड डाला वो उसका की है, तो मैं सर्वर में एंटर हुआ, दरवाजा ओपन हुआ, मैं एंटर हुआ, अब मुझे मेरा डेटा दिखाई देगा, वो डेटा मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, वो मेरे लैपटॉप पे आएगा। ठीक है, यानी कि डेटा मैंने निकाला, उसको जब भी मैं सेव कर रहा हूँ वो वापस वहां पे ही सेव हो रहा है। समझा? तो ये डेटा एक जगह पे सेव्ड है। अब जस्ट इमेजिन करो कि वो सर्वर में कोई अनऑथराइज बंदे ने एंट्री ले ली, गया, वो बर्बाद कर देगा। किसी को एंट्री नहीं मिला, तो उसने क्या किया, एक वायरस बनाया, और जो एंट्री है, यानी कि जो पासवर्ड का सिक्योरिटी है, उसमें वो वायरस को डाल दिया, ऑटोमेटिकली हर पासवर्ड वहां से इरेज हो गए। तभी अपने को डेटा है अंदर, रूम में सब कुछ है, लेकिन दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा, तो वो डेटा कुछ काम का नहीं। ठीक है, और अगर अपन वो वॉल तोड़ा तो डेटा खत्म हो जाएगा। समझा? तो ऐसे इंट्रूडर्स से बचने के लिए, इंट्रूडर्स यानी कि ऐसे जो हैकर्स है, वो लोग से बचने के लिए अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करवाते हैं। तो अपना डेटा सेफ है क्या, अपना एंटीवायरस प्रॉपरली काम कर रहा है क्या, फायरवॉल्स जो रहता है विंडोज का,
वो सब प्रॉपर है क्या? सिक्योरिटी के लेयर्स रहते हैं। बैंक में हायर लेयर का सिक्योरिटी रहता है। बैंक के जब भी तुम लोग लॉग इन करते हो तो तुम लोग बैंक का सिस्टम को इमेजिन करो। पहले तुम लोग लॉग इन पासवर्ड डालते हो, ठीक है। जैसे तुम लोग डालोगे ना, तुम लोग को एसएमएस आता है कि तुमने अभी लॉग इन किया। ईमेल आता है कि तुमने लॉग इन किया, ठीक है। उसके बाद में तुमने बैंक के सिस्टम में तो एंटर हो गए। बाद में तुमने सपोज फंड ट्रांसफर के लिए वो ऑप्शन सिलेक्ट किया। जैसे फंड ट्रांसफर और तुम डालोगे तो वो तुमको वापस ओटीपी मांगेगा, ठीक है। तो दोनों ओटीपी डालोगे तभी तुम फंड ट्रांसफर के पेज पे जाओगे। वो पेज पे जाने के बाद में तुम डिटेल डालोगे किसको फंड ट्रांसफर करना है, ठीक है। सबमिट करोगे। सबमिट करने पे तुमको वापस ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब भी सबमिट करोगे तभी फंड ट्रांसफर होगा। यानी कि मल्टीपल लेयर्स है, और वो लेयर्स में भी मल्टीपल सिक्योरिटी है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे समीर करके यूजर आईडी है और समीर 123 करके पासवर्ड है, मैंने वो डाला और वो गलत निकला, तो वो तुमको बोलेगा एक बार वापस डाल। दो बार डाला, तीसरी बार डाला, ऑटोमेटिकली अकाउंट लॉक हो जाएगा। अब या तो तुम लोग को 24 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी वो ऑटोमेटिकली अनलॉक होगा, या तो तुम लोग का डेबिट कार्ड वगैरह का इन्फॉर्मेशन लगेगा। वो डालने के बाद में तुम लोग को अनलॉक करने को अलाउ करेगा। और वर्स्ट सिचुएशन में कुछ बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग ने ऐसे रखा है कि हम लोग इसको मैन्युअल करें। तो उनको बैंक में जाके बैंक के एम्प्लॉइज को एक फॉर्म देना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट को अनलॉक करो, तभी वो अनलॉक हो। ऑनलाइन अनलॉक होगा ही। समझ में आया? तो ऐसे मल्टीपल लेयर्स है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलग अलग पार्ट है। मैं ये सब अलग अलग क्यों बता रहा हूँ? ये इतना सारा जो बताया ना, उसमें से जो तुम लोग को याद आएगा वो तुम लोग एग्जाम में लिख पाओ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लाइन में अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ डेटा को सिक्योरिटी के लिए हम लोग ये ऑडिट करवाते हैं, तुम लोग वहां पे एक्सपांड नहीं कर पाओगे। तो जो जो पॉइंट बोला उसमें से जो तुम लोग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर पा रहे हो वो क्रिएट करो, ऑन वर्ड्स में लिख के आए। समझ में आया? तो इसमें तुम लोग को जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को। इस पे देखो, पहला कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लूजिंग द डेटा। ये काफी हाई कॉन्सिक्वेंसेज है, इसके लिए अपन ये ऑडिट करवाते हैं। ये ऑडिट क्यों करवा रहे हैं उसका रीजन वो लोग पूछ रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, ठीक है। कंप्यूटर एब्यूज, जैसे ह्यूमन बीइंग का एब्यूज होता है वैसे कंप्यूटर का भी एब्यूज होता है, ठीक है। यानी कि हैकर्स वगैरह जो कंप्यूटर में एंटर होते हैं वो एब्यूज है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसका हाई वैल्यू। हार्डवेयर ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तुम लोग इमेजिन करो बीएससी का जो सर्वर रहेगा क्या भयानक रहेगा। बीएससी ने तुर्बे में अपना एक सर्वर बनाया, पहले बीकेसी में ही था। बाद में वॉल्यूम जब भी बढ़ा स्टॉक मार्केट का, हर सेकंड में इतने सारे लोग लॉग इन कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेड हो रहा है। मल्टीपल करोड़ रुपीज का ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है। और उसमें अगर 1 मिनट के लिए भी अगर सिस्टम स्लो हुआ, डाउन हुआ, बंद हुआ, कोई हैकर घुस गया, खत्म। और ये अपना फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन अपन बोलते हैं। शेयर मार्केट बोला तो कैपिटल मार्केट, लोगों का पैसा यहाँ पे आ रहा है इकोनॉमी में, और उसमें अगर कुछ झोल हुआ तो गए काम से। तो वो लोग का सर्वर रूम, वो लोग ने पूरा एक नया सेटअप किया तुर्बे में। और वहां पे वो लोग ने हाई लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह सेट किया। एक पूरा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग सर्वर, एक कंप्यूटर सर्वर नहीं है, पूरा बिल्डिंग सर्वर वैसा। हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर्स, उसके बाद में प्राइवेसी, अपना बहुत सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहता है वो पब्लिक हो जाता है। स्पेशली ये एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह, वो लोग के लिए तो बहुत क्रुशियल है। अपने लिए तो प्राइवेट नाम का कुछ रहता ही नहीं। हाँ, बराबर। और इवोल्यूशनरी यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का जितना यूज उतना मिसयूज भी है। एनवायरमेंटल ऑडिट, ये अलग अलग एनवायरमेंटल एक्ट के अंदर ये ऑडिट किया जाता है। सबसे मेन जो एक्ट है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन। उसके बाद में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट,
ये दोनों का भी था ग्रुप वन में। था ना? तो सिर्फ ये एड्स के नाम याद रखो, ये सब एड के अंदर ऑडिट होता है। ओके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ओके चलो देखो, पहले पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग दिया है, उस पे पहला पॉइंट है रेडी रेफरेंस। जस्ट वो की पॉइंट्स को याद रखो, बाकी का याद मत करो। यानी कि ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रीड करने का समझ में आ जाता है ऑडिट कैसे करना है। ठीक है, रिड्यूस ऑडिट रिस्क। अगर स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और वही सबसे काम किया तो ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, ये डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट पॉसिबल एलिगेशन ऑफ नेग्लिजेंस। यानी कि अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने काम किया और बाद में मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अरे जो एपेक्स अथॉरिटी सी इंस्टीट्यूट, उसने जो बोला वही काम मैंने किया, मैं गिल्टी नहीं हूँ, सी इंस्टीट्यूट को बोला। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्टोर द पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, और ये वही पॉइंट में क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क। नेक्स्ट 6.2.3 में पहला 1977 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर्म हुआ। ठीक है, अकाउंट्स को हार्मोनाइज करने के लिए। उसके बाद में वही आईएफएससी ने इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ये क्रिएट किया। ठीक है, और इसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किया जो सीए इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट किया। समझा? नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी एपीसी, देखो फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में मिला। ये कमिटी फॉर्म किया सीए इंस्टीट्यूट ने 1982 में, और उसने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस डेवलप किया, एसएपी लिखा देखो। ठीक है, उसके बाद में ये जो एपीसी था, ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी, उसको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एएएसबी इस पे कन्वर्ट किया गया। इसको प्रॉपर एक फॉर्मल बोलते ना कि एक सेटअप के हिसाब से इसको बनाया गया है। और इसमें कौन कौन मेंबर्स रहते हैं वो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, members from professional profession, members of सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, आईआईएम, इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सबके मेंबर्स ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मेंबर्स, और ये सब लोग मिल के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को सेटअप करते। समझा? ऑब्जेक्टिव क्या है ये बोर्ड का? बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है पहला, रिव्यू एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। नए नए क्या क्या ऑडिटिंग में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको रिव्यू करो, उसको इंडिया में सेटअप करो। फॉर्मुलेट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग, ये सबको फॉर्मुलेट करो। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड यानी कि ऑडिटर अपॉइंट करने के टाइम पे क्या करना है, ऑडिटर को कैसे काम करना है यानी कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, और स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग यानी कि रिपोर्टिंग वगैरह कैसे होगा। नेक्स्ट में अंडरटेक द रिवीजन, जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी बना दिया है
उसको रिवाइज करो, यानी कि उसमें अगर इम्प्रूवमेंट वगैरह का जरूरत लगा तो उसको इम्प्रूव करो। बाद में डेवलप गाइडेंस नोट्स। गाइडेंस नोट ये रहता है कि कोई स्टैंडर्ड बना दिया, बनाने के बाद में अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसको गाइडेंस नोट के थ्रू वो लोग कवर करते कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करो। समझा? बाद में नेक्स्ट है रिव्यू गाइडेंस नोट। ठीक है, गाइडेंस नोट बनाओ और नेक्स्ट पॉइंट में उसको रिव्यू करो। बाद में जनरल क्लैरिफिकेशन वगैरह इश्यू करो जहाँ पे डाउट्स वगैरह रहेगा। ठीक है, और टेक्निकल गाइड्स वगैरह प्रोवाइड करो, प्रैक्टिस मैनुअल्स प्रोवाइड करो, स्टडीज एंड अदर पेपर्स इश्यू करो। अब आगे तुम लोग को पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड्स है वो कौन कौन से टाइप के स्टैंडर्ड्स है। तो जो लास्ट पार्ट है ना वो डायग्राम का, सिर्फ वो देख लो। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 100 से लेके 999 तक। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE करके बोलते हैं, वो 2000 से लेके 2699 तक। डायग्राम का लास्ट लाइन। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट वो 3000 से 3699 तक है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज वो 4000 से लेके 4699 तक। ये कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए था। कट मार दोगे तो भी चले। प्रोसीजर फॉर इश्यूइंग स्टैंडर्ड्स ये एक बार एग्जाम में आया था। पूरा पूरा डायग्राम, पूरा डायग्राम कट मारो। ओके चलो, अभी प्रोसीजर क्या है फॉर इश्यूइंग स्टैंडर्ड। तो देखो, पहला आइडेंटिफाई द एरियाज। जितना मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूँ उतने को हाईलाइट करो, वो देख के आगे का पार्ट तुमको खुद को लिख के आने का एग्जाम। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरियाज। एरियाज यानी कि कौन से एरिया के लिए अपने को स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, वो एरिया को पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो लोग स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसमें प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड वो लोग प्रिपेयर करेंगे, वही पॉइंट का लास्ट है। ठीक है, उसके बाद में एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा। एक्सपोजर ड्राफ्ट ये सीए इंस्टीट्यूट इश्यू करेगा। एक्सपोजर ड्राफ्ट यानी कि ये स्टैंडर्ड से कौन कौन लोग अफेक्ट हो गए। ठीक है, बाद में जो बोर्ड है वो ड्राफ्ट को फाइनलाइज करेगा और उसको सबमिट करेगा टू काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। एक्सपोजर ड्राफ्ट में क्या होता है, ये लोग अलग अलग स्टैंडर्ड बनाने के बाद में जो सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है उसके ऊपर डालते हैं और वहाँ पे सीए लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग इसके ऊपर अपना कमेंट रिव्यू वगैरह लिखो। ठीक है, तो सब सीए लोग अपना अपना रिव्यूज वगैरह डालते हैं, ये लोग सभी का पॉइंट को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो इंस्टीट्यूट को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट, मेक सुटेबल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, और फाइनली इश्यू अंडर अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। तो पहले रिव्यू करेंगे, मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफिकेशन करेगा, फाइनली वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड को इश्यू करेगा। ठीक है, क्या? नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग IS है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा तो। समझा? और ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, ये इंटरनेशनल जो कमेटी है
जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड इश्यू करेगा वो। इंडिया का जो है वो AAS। चलो अभी इंडिया का जो AASB है उसे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इश्यू किए, जस्ट एक बार वो लिस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू करो, दोनों का नाम वगैरह याद नहीं करना है। देखो पहला 100 to 199, ये इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड है, ऑडिट क्या है वगैरह, ठीक है। ऐसे 200 हमने डिटेल में कवर किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो उस पर इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह जो हमने पॉइंट्स कवर किया वो वाला। एक ऐसे 230, ये अपने को बार बार आएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 299 अपने को आगे आएगा, जॉइंट ऑडिट का पॉइंट। उसके बाद में ऐसे 300 आएगा, प्लानिंग। ऐसे 320 आएगा, मटेरियलिटी। ऐसे 500 इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऑडिट एविडेंस। ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग। हाँ, जितने मैंने बताया ना उतने नंबर्स याद रहेगा, और वो एग्जाम में प्रॉपरली लिखा तो तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो सब रेडी नहीं करने का, वो सब स्किप।